कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। तो इसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन के बारे में, चारों कोऑर्डिनेट्स के बारे में। और हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस फार्मूला है वो उसका जो तल्लक होता है वो रिलेट करता है राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारे पास होता है, जैसे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है जी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इसको हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, दो पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट है जी क्यू। तो पी से क्यू का आपने डिस्टेंस निकालना है। तो अब यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे, ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए कामा बी ले लेते हैं। तो जाहिर है कि ये एक्स एक्सिस पर ए होगा और वाई एक्सिस पे बी होगा। इसी तरह पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम सी कामा डी, सी एंड डी ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर सी होगा और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो ये डी होगा। ठीक है। तो क्योंकि आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ से ये बेस होगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अब जो बेस की लेंथ है वो सी माइनस ए है। जो बेस है वो हमारे पास सी माइनस ए है। इसी तरह जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास डी माइनस बी है। ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे डी है और जो ये पॉइंट है वो बी है। तो ये आ जाएगा डी माइनस बी। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि आपको पी क्यू लेंथ चाहिए, तो पी क्यू लेंथ आपके पास आ जाएगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और जब इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? एक बार ये कंफर्म कर दें। तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल से रिलेट करता है और पाइथागोरस थ्योरम भी उसमें यूज होता है। किस तरह से होता है ये मैंने यहाँ पे यूज किया है और आपको बताया है कि पी क्यू डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं, असल में उसका जो बैकग्राउंड है वो ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है। कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए 1 2 एंड 3 4, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो सिंपल इसका जो डिस्टेंस होगा वो 3 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वेयर होगा और यहाँ पे स्क्वेयर रूट आ जाएगा। तो 2 स्क्वेयर इज 4 प्लस 2 स्क्वेयर इज 4, तो ये 8 स्क्वेयर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए हम आगे चलते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया। उसके बाद है जी 4.1.2। 4.1.2 असल में ये कहना चाह रहा है
2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स को आपने जो है ना, जैसे ये देखें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो, एक रेशो में हमने इसको ब्रेकआउट करना है, ठीक है। तो रेशो K1 रेशो और ये जो K2 है, लेट ए, ये ए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो आर, तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में आप जाना चाहते हैं, मिड पॉइंट में जाना चाहते हैं ना, तो मिड पॉइंट का मतलब है अगर ए से बी तक ये हमारे पास सेगमेंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। तो मिड पॉइंट यहाँ पे होने का मतलब है कि एक हिस्सा यहाँ पे है इस लाइन का और एक हिस्सा यहाँ पे है, ऐसे ही है। तो ये 1:1, इसका मतलब है कि 1:1, एक एक इसका हमने पार्ट कर दिया है। तो अगर हम इसको इस रेशो में देखें कि 2:1, तो इसका मतलब है कि जैसे ये हमारे पास एक लाइन है ए और बी, तो टोटल इसके 3 पार्ट्स होंगे, 1, 2 और 3। और 2:1 का मतलब है कि दो इस लाइन के टोटल, मतलब कि 2 + 1 होगा 3, इसके 3 पार्ट्स होंगे। और 2:1 का मतलब है कि 2 पार्ट्स एक साइड पे होंगे और एक एक हिस्सा उसका दूसरी साइड पे होगा, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास फार्मूला है। मतलब कि अगर हम इसको जनरल देखें K1:K2 में, तो वो जो पॉइंट आपके पास आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हैं K1x1 प्लस K2x2 ओवर K1 + K2, ये x कंपोनेंट आ गया। इसी तरह y कंपोनेंट भी यही है, K1 + K2 K1y1 + K2y2। और याद रहे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2y2, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें कि अगर K1 K2 की वैल्यू 1 1 होगी, तो जाहिर है कि एक एक पार्ट हो जाएगा और वो उसका मिड पॉइंट होगा। अगर 3:2 देखें तो टोटल आपने इसके 5, 3 + 2 का मतलब है 5, तो आपने इसके 5 पार्ट्स कर देने हैं पॉइंट ए और बी के दरमियान में। तो 5 पार्ट्स का मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक साइड पे होंगे और दो दो जो हिस्से हैं वो दूसरी साइड पे। तो जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, ये वाला, कि ये 3 एक साइड पे हैं और 2 एक साइड पे हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस फार्मूला से, जिसमें 3 जो होगा वो K1 होगा और 2 जो होगा वो K2 के तौर पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट आपको वैसे ही, अच्छा मिड पॉइंट में क्योंकि K1 और K2 दोनों 1 के इक्वल होते हैं, मतलब कि 1:1, तो उसी फार्मूला से मिड पॉइंट फार्मूला जो बनता है वो क्या बनेगा जी,
यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x1 + x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2। अब आप कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 4 5, इन दोनों के दरमियान हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो जस्ट आपने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 1 + 4 5/2 और 3 + 5 8/2, 4 आ गया। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें 1 और 3, ये x एक्सिस का 1 और ये 1 2 3, ये पॉइंट हमारे पास आ गया A। ठीक है, 4 5 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया 5 1 2 3 4 आ गया ना x एक्सिस का, और y एक्सिस का 5 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास पॉइंट B आ गया। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि वो कहाँ पे होगा, वो होगा जी यहाँ पे, ये होगा जो आपने फाइंड आउट किया है, वो है जी 2.5 और 4। तो अगर 2.5 और 4 को यहाँ पे लेबल करें 1 2, और ये आ गया जी 2.5 1 2 3 4, ये आ गया 4। 2.5 और 4 को जब आप यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वाकई कोई पॉइंट बन रहा है, जो हमने मिड पॉइंट निकाला हुआ है और जो हमने ग्राफिकली देखा है सेम वही मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट आपको फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद ये एक थ्योरम है जी, इसकी स्टेटमेंट को अपने याद रखना है। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जो सेंट्रॉइड है डिवाइड्स ईच मीडियम इन द रेशो 2:1, ये मल्टीपल चॉइस के तौर पे आपने याद रखनी है इसकी स्टेटमेंट। और मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बस इसकी स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। इसी तरह ये जो थ्योरम है इसकी स्टेटमेंट को भी। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ट्रांसलेशन का जो असली मीनिंग है वो ये है कि आप एक पॉइंट को, एक एक्सिस को उठा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट आउट कर देते हैं। जैसे आपके पास, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर, ये ब्लू कलर इसलिए मैंने किया कि ये न्यू ओरिजिन है, वो प्राइम कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो पॉइंट हमारे पास था यहाँ पे, जो पॉइंट यहाँ पे था एक्स, उसी पॉइंट को उसी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो ये है, और उसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो इसके मुताबिक वो यहाँ पे आ चुका है। तो x में आपने कोई वैल्यू ऐड की है। ठीक है, ये जो न्यू पॉइंट है ना, इसको हम कैपिटल X कह सकते हैं। तो कैपिटल X जो है वो कैसे आया है कि स्मॉल x में आपने क्या इजाफा किया है, एज
क्वांटिटी, ये जो वैल्यू एज का आपने इजाफा किया ना, x प्लस एज, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक जो है ना वो पॉइंट है। इसी तरह अगर कोई y एक्सिस पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे जो पॉइंट पड़ा हुआ था ओरिजिन से थोड़ा सा इतने से फासले पे y, मतलब कि यहाँ पे, अब उसको अगर इस पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो उसके मुताबिक वो यहाँ पे होगा, और इसमें आपने इजाफा किया है किसी वैल्यू k का, तो जो ये पॉइंट y होगा वो आ जाएगा y प्लस के। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक हो गया, तो बस आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी इसके कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। और रोटेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है, किसी एंगल से वो रोटेट कर गया है। तो अगर आपने याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वैल्यूज आएंगी वो स्मॉल एक्स कॉस थीटा, थीटा वो है जिस एंगल से रोटेट हुआ है, रोटेशन जो आप कह रहे हैं ना, रोटेशन, वो एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो कैपिटल वाई की वैल्यू है वो वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये आपने इक्वेशंस याद रखनी है। ट्रांसलेशन में मैं दोबारा से लिख दूं, ट्रांसलेशन में x जो है वो x प्लस एच, और y जो है वो y प्लस के होगा, और रोटेशन में x की वैल्यू जो है वो x cos थीटा, x cos थीटा, और ये प्लस y sin थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज बुक में लिखी हुई हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक उसकी वैल्यूज होंगी। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आपको पता होना चाहिए। ये आपको अगर क्वेश्चन भी अगर पेपर में आ जाए, जैसे ये देखें एग्जांपल 3, तो इसकी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। देखें जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझें कि ये पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये रोटेट किया गया किसी एंगल 30 डिग्री से, थीटा की वैल्यू आ गई जी 30 डिग्री। और अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 5 and 7, मतलब कि स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 है और स्मॉल वाई की वैल्यू 7 है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये हमें बताता है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें इसकी वैल्यू 5 और 7 है। तो अब हमने इसको 30 डिग्री से जब रोटेट किया तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि आपको ये इक्वेशंस आती हैं, आनी चाहिए, तो सिंपल आपने x इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 5 cos 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू पुट कर दी प्लस वाई प्लस 7 साइन 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, साइन 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री इंटू 3/2, इसको सिंपल सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसलेशन और रोटेशन का अगर कोई क्वेश्चन आया भी तो वो आपसे x और y कंपोनेंट इस तरह से पूछ सकता है कि ये x और y कंपोनेंट क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन आपने याद रखनी है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जी 4.3 टॉपिक आ जाता है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस में क्या तल्लक हो सकता है। देखें, या तो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती हैं, मतलब कि उनके दरमियान में 90 डिग्री एंगल हो सकता है। ठीक है,
या दोनों लाइंस इस तरह से किसी और एंगल थीटा से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो होगा जी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है, ये स्पेशल केसेस होंगे। पैरेलल इस तरह भी हो सकता है वर्टिकली, ये वर्टिकली पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर है जिसमें 90 डिग्री होगा दोनों एंगल्स के दरमियान में, और परपेंडिकुलर में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और इस केस में भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब हम इन केसेस को यहाँ से देखते हैं। तो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन की पहले बात हो रही है। इंक्लाइनेशन का एक मल्टीपल चॉइस भी आया हुआ था लास्ट टाइम पेपर, 2020 के पेपर में इसका क्वेश्चन आया था एक, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा जी, द एंगल अल्फा 0 से 180 डिग्री के दरमियान में होगा। ठीक है, जो एंगल अल्फा है वो 0 से 180 के दरमियान में होगा। एक सेकेंड जी। measured काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर किया गया है टू आ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये वो लाइन है जिसकी वो बात कर रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होती तो अल्फा की वैल्यू 0 होती। ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान में कोई एंगल अल्फा बना रही होगी, तो उस एंगल अल्फा को हम इंक्लाइनेशन कहते हैं किसी भी लाइन का। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे आपने कोई भी चीज रखी है, ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार के साथ आप सीढ़ी लगा दें, सीढ़ी लगाते हैं ना छत पे जाने के लिए, तो वो जो सीढ़ी आपने लगाई है अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, और जो यहाँ से एंगल बनेगा अल्फा, ठीक है, उस एंगल अल्फा को इस सीढ़ी का इंक्लाइनेशन बोलेंगे, इंक्लाइनेशन। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि अगर लाइन इस तरह से हो कि वो यहाँ पे ही हो एक्स एक्सिस पे, तो अल्फा की वैल्यू जाहिर है 0 डिग्रीज होगी, तो इंक्लाइनेशन 0 होगी। और अगर जो लाइन एल है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब कि बिल्कुल इस तरह से हो, हालांकि ओरिजिन यहाँ पे है, लाइन अगर यहाँ पे भी होगी तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो अल्फा का 90 डिग्रीज बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्लोप जो है, स्लोप राइज ओवर रन है, किस तरह से, आप ये देखें, किसी को अगर आप मैथमेटिकली देखें, इसी को अगर आप मैथमेटिकली देखें, तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये हाइपोटेनस है जी, ये आपके पास बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, ये कोई एंगल थीटा है, या इसको हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो इसको इंक्लाइनेशन अल्फा कह लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, जिसको आप राइज भी कह रहे हैं, राइज कह रहे हैं। ठीक है, बेस को आप रन कह रहे हैं, और ये आपके पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। अब आपको पता है कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कल मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा है या साइन अल्फा जो है, साइन ऑफ एंगल अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस
और इसी तरह काज अल्फा और टैन अल्फा की जो भी वैल्यू है, टैन अल्फा की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो राइज है, ठीक है, राइज। और जो बेस है वो हमारे पास क्या है, रन, ठीक है, यही है ना। जबकि राइज को आप वाई कह रहे हैं, रन को आप एक्स कह रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, जो कि ये उसने स्लोप की वैल्यू यहाँ से बताई हुई है कि वाई की जो भी लेंथ होगी, वाई की जो भी लेंथ होगी उसको हम क्या मानेंगे, राइज। और एक्स एक्सिस पर जो भी लेंथ होगी उसको हम रन मानेंगे। तो जरूरी नहीं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो, आप इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट और आप इस पॉइंट को एक्स एक्सिस का एंडिंग पॉइंट मान सकते हैं। इसी तरह आप इस पॉइंट को वाई एक्सिस पे स्टार्टिंग पॉइंट और इस पॉइंट को आप एंडिंग पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो स्लोप है जिसको आप ग्रेडियंट भी कहते हैं, कोई से दो पॉइंट्स हो, जैसे पॉइंट ए है 2 3 और जो पॉइंट बी है 1 4। तो अगर आपको कहा जाए कि 2 3 और 1 4 की स्लोप निकाल लें, तो आप इसीलिए ये कहते हैं कि स्लोप जो है वो y की वैल्यूज में जो चेंज है 4 - 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज में जो चेंज है 1 - 2। तो 4 - 3 1/-1 इसकी स्लोप है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप देखें कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो आपको नजर आ रहा है, ये जो बच्चा यहाँ पे स्लाइड ले रहा है, अगर ये हाइपोटेनस हो ही ना, जमीन पे ही इस स्लाइड को हम रख दें, तो फिर तो कोई जीरो स्लोप होगी यहाँ पे, ठीक है। और स्लोप जीरो नहीं होगी, स्लोप यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल, स्लोप यहाँ पे जीरो होगी। और अगर आप इस तरह से कर दें कि ये जो हाइपोटेनस है, इस तरीके से आप कर दें कि जैसे ये देखें, ये आप समझ लें कि ये पहला स्टेप है। तो इसमें हमने क्या किया, बेस को कम कर दिया, बेस को मजीद आप कम कर दें। तो जैसे जैसे आप बेस को कम करते जाएंगे, सॉरी ये तो एक सेकंड, ये परपेंडिकुलर की लेंथ उतनी है लेकिन आपने बेस को मजीद कम कर दिया है। तो जैसे जैसे आप बेस को कम करते जाएंगे, तो जो आपके पास ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तकरीबन तकरीबन बन जाएगा परपेंडिकुलर। अगर आप गौर से देखें, आप इस बेस को मजीद कम करें, इतना कम करें कि ये सिंगल पॉइंट पे आ जाए। तो सिंगल पॉइंट पे आ जाएगी तो यही हमारा हाइपोटेनस होगा और यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे फिर जो स्लाइड है ना वो पॉसिबल नहीं होगी। तो जब बेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो जाहिर है कि tan अल्फा का जो फार्मूला है वो हाइपोटेनस ओवर बेस है। और यहाँ पे जो एंगल है वो, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कम है और यहाँ पे एंगल की वैल्यू ज्यादा है। तो एंगल थीटा अप्रोच कर रहा है 90 डिग्रीज को, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन हो रही है। तो बेस क्योंकि जीरो हो जाएगी, तो हाइपोटेनस कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू ए हो, तो ए को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसलिए जो tan अल्फा अनडिफाइंड क्यों हुआ है, क्योंकि अल्फा जो है वो 90 डिग्रीज को अप्रोच कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जी tan 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो लाइन एल है वो वर्टिकल हो जाएगी तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी।
अनडिफाइंड हो जाएगी। ये मैंने पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर अल्फा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के दरमियान में होगी तो इसको पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे, और अगर 90 से 180 डिग्री के दरमियान में होगी तो नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। आप इस तरह से समझ लें कि अगर हमारे पास जो लाइन है 0 से 90 डिग्रीज के दरमियान में होगी, लाइन का जो एंगल है, मतलब कि इस तरह से हो, ये तो 90 से ज्यादा हो गया है, तो ये देख लें आप, ये जो है ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्रीज है। और जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो ये मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखें, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा और स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए इस तरह की जो स्लोप होगी पॉजिटिव स्लोप, और जो इस तरह की स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है जी। ये देखें जी, 2 पॉइंट्स, अभी स्लोप फाइंड करने के हम तरीके देखेंगे। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे तो हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे पहली टेक्निक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स को यूज करके हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे साथ साथ आपको, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, पहली टेक्निक है कि यूज 2 पॉइंट्स टू फाइंड स्लोप। तो पॉइंट ए जो है वो ए बी है, और जो पॉइंट बी है वो सी डी है। तो जो स्लोप है वो यही है कि एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस वाला पॉइंट माइनस कर दो, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी माइनस बी। तो ये स्लोप का फार्मूला है जब आप 2 पॉइंट्स को यूज करेंगे। उसके बाद ये क्विक नोट्स यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए हैं, ये आप खुद ही देखना। अब यहाँ पे एक थ्योरम है जी, इस थ्योरम में हमारे पास टोटल 2 लाइंस हैं। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि या तो 2 लाइंस पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या उनके दरमियान में कोई एंगल हो सकता है, मतलब कि नॉन पैरेलल या नॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई लाइन, जो लाइन 1 है, इसकी जो स्लोप है वो m1 हो, और जो लाइन 2 है इसकी स्लोप हो m2, तो जो पहला केस है पैरेलल वाला केस, पैरेलल वाला केस ये है कि जो दोनों की स्लोप्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। जो दूसरा केस है वो परपेंडिकुलर वाला केस है। तो जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कि एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे होगी, तो दोनों लाइंस आपस में, जरूरी नहीं कि इस तरह से हो, ऐसे भी हो सकता है, एक लाइन ऐसे हो और एक बिल्कुल इसके साथ ऐसे हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है एंगल। तो जब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये देखिए ना, m2 अगर इधर आ जाए तो ये -1 के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये आपसे पेपर पे मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं कि जब 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा। तो दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये देखें ना, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर इन तीनों पॉइंट्स के होने का क्या मतलब है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक लाइन है, मैं कहता हूँ कि इस लाइन पर 3 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब आप अपने माइंड में सोचें कि अगर ये तीनों पॉइंट सिंगल लाइन पर है तो ए से बी की जो भी स्लोप होगी वो बी से सी की भी स्लोप होगी और ए से सी की भी स्लोप होगी। ऐसे ही है ना। तो ए और बी को मिलाने वाली कोई लाइन अगर L1 हो
और बी और सी को मिलाने वाली कोई लाइन L2 हो, तो कहने का ये मकसद है कि L1 पैरेलल है ना L2 के। हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि L1 का जो भी एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, जैसे ये देखें, जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल तो वही है, L2 का भी एंगल तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम स्लोप के जरिए ये बता सकते हैं कि ए से बी की जो भी स्लोप होगी वो बी और सी की स्लोप भी वही होगी, इसलिए तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। जैसे ये देखें, ए बी की स्लोप जो है वो -2/3 है और बी सी की स्लोप भी -2/3 है, तो क्योंकि दोनों पॉइंट्स की जो स्लोप्स है वो सेम है, तो जाहिर है कि तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे, जो दोनों स्लोप अगर सेम हो तो इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी वो ये कह रहा है कि